नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध और आप सभी का स्वैग से स्वागत है मेरे चैनल द सिविल गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज WBPSC वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम हो चुका है। तो किसी स्टूडेंट से मुझे इसका क्वेश्चन पेपर भी मिल चुका है और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट में मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि उसका डिटेल्ड सोल्यूशन बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि सर आप वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, सिविल के लिए, बहुत दिनों के बाद हो रहा है ये एग्जाम, तो इसके ऊपर इसका एक पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन देके वीडियो बना दो जल्दी से जल्दी। तो दोस्त, आपको तो पता है पूरा दिन क्लास रहता है, तो अभी थोड़ा वक्त मिला है, फटाफट वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। तो दोस्त, शायद सब पूरा 100 के 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अभी इस पार्ट 1 में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, मेरा दूसरा काम है अभी। तो मैं 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। 50 या 60 क्वेश्चंस पहले फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, फिर सेकंड पार्ट में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर दूंगा। ठीक है, चलेगा ना दोस्त? ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड and enjoy the video. If you are new to this channel, do hit the subscribe button, and if you're watching this video for a long time, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, मुझे मिला है ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट से। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्त। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स है, तो ना आप अरेंजमेंट मत कीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा 1 नंबर पे था। देखिए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स था, तो हर एक सेट्स में कुछ ना कोई एक क्वेश्चन पहले आएगा, कोई एक क्वेश्चन दूसरा आएगा, वट एवर इज समथिंग लाइक दैट। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाई, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो आप जानते हो यहाँ पे कि ये जो है ये आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट होगा या फिर जियोलाइट ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें कि जीरो हार्डनेस अचीव कर सकते हो आप, जो कि नॉर्मली यूज होता है दोस्त बॉयलर वगैरह पे। और लाइम सोडा वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा रिकार्बोनेशन की वजह से लगभग 50 mg पर लीटर CaCO3 हार्डनेस रह जाता है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा हार्डनेस रहना अच्छी बात है। कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन यू कैन सी ओवर हियर, बीम इज लोडेड is subjected to UDL load W kilonewton per meter throughout the whole length of 8 meter. Find the bending moment at the center. तो ये तो देखो, ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका बेंडिंग मोमेंट जो है इसका मिड पॉइंट में 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो साइड में देखो जो है वो 2 मीटर और बीच में 4 मीटर, तो ये आधा आधा है दोनों साइड में, और बीच में 4 मीटर का आधा आधा है ना, 2 मीटर। लेकिन अगर मानो आपको किसी तरीके से पता नहीं है ये चीजें कि हाँ, ये कुछ कुछ लोग जो ऐसे स्ट्रक्चर देख चुके हैं पहले, वो तो देख के ही कर देंगे कि ये 0 है। पर अगर मानो आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो ऐसे। W किलोमीटर मीटर का मानो लोड दिया हुआ है, ये है आपका 4, ये आपका 2, ये है 2। तो टोटल कितना लोड है स्ट्रक्चर के ऊपर? टोटल वर्टिकल लोड कितना है? 2 + 4 6, 6 + 2 8, तो 8 × W, यह है टोटल लोड जो कि ऐड कर रहा है इसके ऊपर, राइट। तो सिंस स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप। तो दोनों जो वर्टिकल रिएक्शन होगा वो कितना कितना होगा सर? 4W 4W, क्योंकि 8W है टोटल लोड। अच्छा, आपको निकालना है इस पॉइंट पे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो देख के स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, 0 जो इसका आंसर होगा, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। तो इस पॉइंट में आपको बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा सर इस पॉइंट पे? सर बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, देखो इसके वजह से पॉजिटिव आ रहा है, 4W × ये 2 है, ये 2 है, राइट। मिड पॉइंट में पूछा ना आपसे, तो जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वह 4W × 2 प्लस माइनस जो आपका मोमेंट आ रहा है वो मोमेंट कितना आ रहा है सर? ये वाला जो टोटल यूडीएल की वजह से, सो W × ये है 2, ये है 2, सो 4 × इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से इसकी दूरी, क्योंकि ऐसा मोमेंट आ रहा है 4/2, तो ये भी आप करोगे तो आएगा आपका 8W, ये भी आप करोगे तो आएगा 8W, तो आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, 0। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू पीपल हैव गॉट दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लिखा गया सर, लेसिस सिल्ट फैक्टर इज रिटन एज। तो इरिगेशन से क्वेश्चन है, लेसिस सिल्ट फैक्टर
आप जानते हो लेसिस सिल फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1.76 रूट ओवर डी एम एम, वर डी इज द एवरेज साइज ऑफ द बेड मटेरियल इन mm। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा एकदम थियोरेटिकल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्त वो सॉइल के ऊपर है। उसमें लिखा गया कि इन अ नेचुरल कंडीशन अ सॉइल सैंपल हैज अ मास ऑफ 1.98 kg एंड अ वॉल्यूम ऑफ 0.001 मीटर क्यूब आफ्टर द कंप्लीटली ओवन ड्राइड, अच्छा ओवन ड्राइंग होगा, द मास बिकम्स 1.8 kg, फाइंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स दिया हुआ है 2.7। तो देखिए इस केस में आप बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एकदम बेसिक जो डेफिनेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की उससे करने की कोशिश कर रहा हूं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मेरा एक पहला ही सजेशन है इस क्वेश्चन के लिए और इस टाइप ऑफ कोई भी क्वेश्चन के लिए, जब भी देखो केजी, मीटर क्यूब, ये सब चीजें में दिया हुआ है तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। ग्राम और सीसी इसमें अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो चीजें बहुत हल्का बन जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि भाई यही करो या फिर ये मत करो और समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट अ जनरल सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू आई कैन से। ठीक है, पर जैसे भी हो आप, वॉट एवर यू वुड लाइक टू से इट, आप कर सकते हो। तो यहां पे जैसे कि मानो आपसे पूछा गया है कि भाई ये टोटल चीजें, ठीक है, मैं चलो केजी बाय मीटर क्यूब के टर्म्स में कर रहा हूं। तो पहले जो केस यहां पे लिखा गया इन नेचुरल कंडीशन, यहां पे है सर नेचुरल कंडीशन में कुछ ना कुछ सॉलिड होगा, कुछ ना कुछ वाटर होगा, कुछ ना कुछ एयर होगा, मुझे पता नहीं क्या क्या चीज है। इसका टोटल मास आपको बता दिया है सर 1.98 kg, बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात है टोटल वॉल्यूम भी आपको बता दिया है 0.001 मीटर क्यूब, तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद आपको लिख दिया आफ्टर कंप्लीटली ओवन ड्राइंग द मास ऑफ द सॉइल बिकम्स 1.8 kg। तो आप लोग एक चीज जानते हो कि अगर कोई भी चीज को, कोई भी सॉइल मास को अगर आप कंप्लीटली ओवन ड्राई कर देते हो तो उसमें क्या बचता है, सिर्फ पानी सारे निकल गया और हवा का तो वेट है ही नहीं, तो फिर क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड। अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बचता है तो ये पार्ट का जो वेट है वो हो गया आपका 1.8 kg, सिंपल सी बात। तो इसका वजन अगर 1.8 kg है तो सर इसका वॉल्यूम कितना होगा, कहां से मिलेगा सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आप जानते हो रो सॉलिड बाय रो वाटर, दैट इज 2.7। 2.7 रो वाटर का वैल्यू कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो वहां से आपको रो सॉलिड जो है वो मिल गया 2700 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया 1.8 kg, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर 1.8 kg अपॉन 2700 kg पर मीटर क्यूब, तो जो भी होगा इसका वैल्यू चेक कर लेना। तो इसका वैल्यू आप देख रहे हो चेक करके कि 1.8 बाई 2700, तो ये तो आसान ही है एकदम। तो इसमें साफ साफ चीज आ रहा है सर, इट्स गोइंग टू बी 1.5, सो इट्स 1/1500 इतना मीटर क्यूब आ रहा है ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसका वॉल्यूम मैं बस कुछ नहीं किया, मास को डेंसिटी से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, वॉल्यूम निकाल लिया इसका। तो भाई जो बाकी का जो वॉल्यूम है वो भी आपको मिल जाएगा। ये बाकी का वॉल्यूम जो है सर वो कितना होगा ये आप मुझे बताओ। बाकी जो सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम था ये 0.001 मीटर क्यूब था, तो बाकी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, टोटल जो वॉइड्स का वॉल्यूम वो सर हो जाएगा 0.001 माइनस 1 बाई दिस थिंग। तो चेक करो कितना हो रहा है, तो इट्स माइनस 0.001, तो ये सर आपका आ रहा है 1 बाई, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, यहां पे फिर से एक बार दिखा रहा हूं मैं। ये जो टोटल वॉल्यूम है ये हो गया टोटल वॉल्यूम 0.001, उसमें से इतना ऑक्यूपाइड बाई सॉइल सॉलिड, तो बाकी चीजें ऑक्यूपाइड बाई वॉइड्स, वॉइड्स में भी फील्ड और एम्प्टी, तो ये चीज आपका हो जाएगा 0.001 अपॉन दिस थिंग। तो ये आपका आंसर दे रहा है 1/3000 मीटर क्यूब, बहुत अच्छी बात है। ये टोटल है आपका वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। 0.001 ही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ 0.001, चलो अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, देखो आपको पूछा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ना, मैं एकदम डेफिनेशन से जा रहा हूं दोस्त, आप कोई फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मानो मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, मान लो मैं उसी कंडीशन से जा रहा हूं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो डेफिनेशन होता है वो है कि भाई वॉइड्स के अंदर कितना प्रतिशत वाटर से भरा हुआ है। इसका मतलब सर VW बाई VV इंटू 100%, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मतलब जो टोटल वॉइड्स है उसके अंदर कितना प्रतिशत भरा हुआ है, कितना प्रतिशत भरा हुआ है, फिल्ड है वाटर से। VV आपको मिल गया 1/3000 मीटर क्यूब, शायद हाँ 1/3000 मीटर क्यूब, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल गया, नीचे वाला टर्म। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां से निकालोगे सर, सर आप एक चीज नोटिस करो,
टोटल जो सॉइल का मास था वो था 1.98 kg। अब इसको अगर मैं ओवन ड्राई कर दिया तो उसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, एयर का तो वैसे ही कोई मास है नहीं। तो इसका मतलब वाटर का मास कितना है, वाटर का मास है दिस, जो टोटल मास था उसका, उसमें से सॉलिड का मास घटा दो, जो निकल के आएगा दैट इज योर 0.18 kg। ये हो जाएगा आपका वाटर का मास। तो 0.18 kg मास का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, चेक कर लो, 0.18/1000, क्योंकि पानी का डेंसिटी जो होता है वो आप जानते हो सर, वो आपको पता है 0.18 kg/1000 kg/मीटर, क्योंकि जो इसका डेंसिटी, तो ये आपका कुछ आ रहा है 9/50,000 मीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो भाई दोनों चीजें आपको आ गया, एक आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, दूसरा आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स इंटू 100%। फटाफट यहां से निकाल लो कितना आ रहा है आपका आंसर। तो इट इज कमिंग इंटू 3000 इंटू 100, सो द आंसर इज कमिंग एज 54%। चेक कर लेना, 54% आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लेना। मैं एकदम बेसिक डेफिनेशन से गया हूं, आप कोई भी दूसरा फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फॉर्मूला से भी सॉल्व हो सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई जस्ट गॉन थ्रू द बेसिक्स ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। होप यू हैव अंडरस्टूड, द आंसर इज कमिंग एज 54%। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिया हुआ है क्या, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 8 मीटर इन कोहेशनलेस सॉइल विद एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ दिस विथ व्हेन द वाटर राइजेस टू द ग्राउंड लेवल। देखिए ये जो एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर की जो कोएफिशिएंट्स है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई वो सॉइल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है सर, कि सर 1 + sin φ/1 - sin φ। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि केपी और के जो एक्टिव वर्क प्रेशर कोएफिशिएंट और पैसिव वर्क प्रेशर कोएफिशिएंट है, ये दोनों सॉइल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो बाहर की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि सर इस पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 1 + sin φ/1 - sin φ। फाई का वैल्यू दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगा सिंपली 1 + sin φ/1 - sin φ। चलो मैं अच्छे से मिटा के करता हूं। सो केपी का वैल्यू आप जानते हो ऑलरेडी, पैसिव वर्क प्रेशर कोएफिशिएंट, ये पूछा है आपसे 1 + sin φ/1 - sin φ। तो इट्स 1 + sin 30 डिग्री अपॉन 1 - sin 30 डिग्री। सो इट्स 1 + 1/2 1 - 1/2 3/2/2 दैट इज योर 3। समझ में आ गया? सो क्वेश्चन आंसर इज 3। सिंपल सी बात है, एकदम ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि सर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपैक्शन फैक्टर इन कॉन्क्रीट वर्केबिलिटी टेस्ट इज। ये तो आपको पता है सर, सर लिया हुआ है क्या कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपैक्शन फैक्टर इन कॉन्क्रीट वर्केबिलिटी। ठीक है, तो कंपैक्शन फैक्टर आप जानते हो कि कैसे टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट करते हैं क्या कि सर अनकॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट बाय कॉम्पैक्टेड सॉइल का वेट। जो सॉइल नेचुरली वो ऊपर के हॉपर से गिरता है दैट डिवाइडेड बाय जो कॉम्पैक्टेड जो आप करते हो मोल्ड के अंदर कॉम्पैक्ट करके, वो दोनों सॉइल के रेशियो। तो वो किसी भी हालत से एक से ज्यादा तो नहीं हो सकता है। जो तुम जिस सॉइल में तुम अनकॉम्पैक्टेड है उसका डेफिनेटली वॉल्यूम ज्यादा होगा, उस मोल्ड में जितना फीट होगा कम ही सॉइल फीट होगा उसमें, और कॉम्पैक्टेड में पूरा का पूरा फिट कर रहे हो उसको सारे एयर को रिमूव करके, तो मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 1। Quite easy question. So next question which is written over here is the shrinkage index in soil test is equal to। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है तो श्रिंकेज इंडेक्स का ये होना चाहिए सर प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, पर गुरु क्या है कि यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट का कोई डेफिनेशन ही दिया नहीं। अजीब बात यही है, आपको एक डेफिनेशन दिया गया लिक्विड लिमिट प्लस प्लास्टिक लिमिट, कोई मतलब नहीं बनता है। प्लास्टिक लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट तो एकदम ही नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगा आपको। लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट और श्रिंकेज लिमिट माइनस लिक्विड, श्रिंकेज लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट भी आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो एक ही ऑप्शन जिसपे आप टिक मार सकते हो वो है लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको ये गलत है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो आई होप कि सारे को सबको सही आंसर सही मतलब दे दिया जाएगा मार्क्स, पता नहीं। ठीक है, तो ये कहानी है दोस्त। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देख पा रहा हूं मैं, वो दिया हुआ है कि फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इन एन ओपन चैनल फ्लो डिपेंड्स अपॉन। तो क्रिटिकल फ्लो डेप्थ का जो एक्सप्रेशन होता है वो आप जानते हो सर,
कि सर वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3, ये चीज पे डिपेंड करता है, राइट। क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3। अब सर ये जो क्यू है, ये क्यू जो है सर, ये क्या है? ये है आपका, क्या है सर? ये फ्लो पर यूनिट विड्थ। सो इट्स लाइक दिस, इसका स्क्वायर आप मान सकते हो, लाइक इसका स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। और यू कैन से सर कि v1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन g टू द पावर y/3। v1 y1 कहां से आया? इट्स जस्ट लाइक q बाई बी को आप लिख सकते हो ऐसे, v1 इंटू y1। कैसे सर लिख सकते हो? सर q आप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इंटू एरिया। एरिया क्या है सर? एरिया है आपका y1 इंटू बी। इसको अगर आप डिवाइड करते हो पर यूनिट विड्थ जो कि है b, तो ये आपका स्मॉल q का डेफिनेशन बन गया सर v इंटू y1। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे आप देख पा रहे हो क्या कि ये जो डेप्थ है, क्रिटिकल फ्लो डेप्थ जो है दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ चैनल की जो ज्योमेट्री है उसी पे डिपेंड करता है, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। चैनल के जो ज्योमेट्री है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये सच है या फिर नहीं है? सर यहां पे और एक टर्म है वेलोसिटी, और एक जो टर्म है सर वो है वेलोसिटी। ठीक है, ये भी एक टर्म है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि ये वेलोसिटी भी यहां पे है सर, और सर ये भी सारे चीजें दिया हुआ है, तो क्या करें? कंफ्यूज हो? क्योंकि सर वेलोसिटी मैनिंग्स फॉर्मूला से आता है सर, कभी कभी 1/n r⁻²/2/3s⁻²। तो सर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है चैनल जियोमेट्री, बेड स्लोप एंड रफनेस। तो रफनेस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, बेड स्लोप एस पे डिपेंड कर रहा है, चैनल जियोमेट्री हाँ जी उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि सर ये जो वेलोसिटी है सर, ये वेलोसिटी आपको निकालने के लिए मैनिंग्स जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसका सहारा लेना पड़ सकता है, उसका सहारा लेना पड़ सकता है सर ये वेलोसिटी को निकालने के लिए। समझ में आया? तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको मैनिंग्स फॉर्मूला चाहिए। मैनिंग्स फॉर्मूला कहता है v इज इक्वल टू 1/n r⁻²/2/3s⁻²। तो वो जो कहानी है, तो आप देख पा रहे हो वहां पे r जो है हाइड्रोलिक मीन रेडियस a/p, तो वो चैनल जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। n जो है वो रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो तीसरी बात है वो सर आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे y1 वगैरह है, और सर आपके आर में भी चैनल जियोमेट्री है, बेड स्लोप भी है s⁻²/3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग विच क्रॉप हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा मतलब क्या होता है कि सर कौन सी क्रॉप को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, दैट इज नोन एज डेल्टा एक्चुअली। तो जो भी क्रॉप्स गिवन यहां पे है इसमें से सबसे ज्यादा पानी चाहिए किसको? दैट इज योर राइस। सो जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया, जो कि राइस। राइस का ऑलमोस्ट डेल्टा आता है लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास कुछ। डेल्टा मतलब जो पूरा ओवर द बेस पीरियड आपने जितना पानी उसमें डाल चुके हो फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ इट, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और सर जहां पे मैं बात करूं इसका, क्या बोलते हैं, ये जो आपका कॉटन जो कि लगभग इसके आसपास आता था, कॉटन का कम ही है, उससे काफी कम है। आई थिंक 75 और ऐसे कुछ था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। जो भी है तो कम है। राइस का सबसे ज्यादा है, 120 है शायद। उसके बाद आता है क्या? एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। अब देखो यहां पे ये कलर तो रिमूव करता है, उसके साथ साथ डिजॉल्व गैसेस को भी रिमूव करता है। ठीक है, बट यहां पे आपको, आपके पास एक ही ऑप्शन चूज करने का मौका है, ठीक है ना? तो आप किसको करोगे? क्योंकि मेजरली जो रिमूव होता है वो है कलर, क्योंकि एफी और मैंगनीज, जो आयरन और मैंगनीज है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और निकल जाता है चीजों से, वाटर से एज प्रेसिपिटेट। तो मेन पर्पस है एरेशन का यही। ठीक है, डिजॉल्व गैस भी एक्चुअली रिमूव होता है क्योंकि वो पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है डिजॉल्व गैसेस। बट अगर एक ही ऑप्शन आपको पिक करने के लिए बोले तो इट्स कलर प्रिडोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या? द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज इम्हॉफ टैंक। बाकी जो दिया हुआ है बिल्कुल ही
बेकार सा बकवास सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। स्कीमिंग टैंक में क्या करते हैं दोस्त, मैंने आपको बताया था, ऑयल एंड ग्रीस अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप स्कीमिंग टैंक लगाते हो। डेट्रिटस टैंक क्या है, वो एक मॉडिफाइड ग्रिड चैम्बर है, ठीक है, जो कि छोटा मोटा लगभग उससे ग्रिड है उसको वो रिमूव कर देता है। तो ये है क्वेश्चन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर से अगेन, फाइंड द रिएक्शन एट बी। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका है, बट एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मैंने आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ये वाला जो रिएक्शन है फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो ये इसमें हम ना थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगाते हैं, तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। अदरवाइज यही क्वेश्चन एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बन जाता है कि सर आप वो ही जैसे नॉर्मल प्रोसीड्योर में करते हो ना, समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन वर्टिकल, समेशन मोमेंट, ये सब करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन में आप एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस लगाते हो कि इस प्रोसेस को आप दोनों चीजों पर तोड़ देते हो। कौन कौन से दोनों चीज सर, एक सर दिस, राइट, प्लस दिस इज द थिंग। तो अगर मानिए ये ऐसा होता, फ्री कैंटिलीवर होता, ठीक है, ये प्रॉप्ट कैंटिलीवर है, आप समझ रहे हो। तो ये अगर फ्री कैंटिलीवर होता दोस्त, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है इस लोड की वजह से। W अगर ये है, स्पैन अगर L है, तो आप जानते हो W L टू दी पावर 4/8 EI ये होता इसका डिफ्लेक्शन एट द एंड। बट कहानी ये है दोस्त कि यहां पे जो नेट डिफ्लेक्शन है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जो है आपका रोलर सपोर्ट है, मतलब वर्टिकल ऑफ द रिएक्शन लग रहा है, तो यहां पे कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जीरो होगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसका होना चाहिए था, उसको ये फोर्स काउंटर बैलेंस कर दिया। ये जो फोर्स है दोस्त, जो अपवर्ड रिएक्शन है, इसके वजह से जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो होता, आप जानते हो एक अगर रिएक्शन है, रिएक्शन का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है यहां पे, जो भी ए बी नाम दे दिया है, तो ये जो आर बी के वजह से मान लो जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता वो कितना होता सर, R L³/3EI। आप जानते हो कोई भी एक पॉइंट लोड अगर कैंटिलीवर के एंड में एक्ट कर रहा है तो PL³/3EI होता है, तो RB L³/3EI। तो देखिए नेट डिफ्लेक्शन यहां पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर कि इसके वजह से कॉस्ट जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है उसको इसके वजह से कॉस्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन बैलेंस कर दे रहे हैं। तो फिर क्या हो जा रहा है कहानी सर, दैट इज RB L³/3EI दैट इज इक्वल टू W L टू दी पावर 4/8। या देखो कितना आसानी से प्रॉब्लम हो गया, ये L बन गया, EI कट गया, तो RB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/8 W इंटू L। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि आप प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम एट अ साइट इज कॉल्ड द, ये आप जानते हो, ये इसको बोलते हैं हाइटोग्राफ, ठीक है, हाइटोग्राफ बोलते हैं इसको। आइसोहाइट नहीं है, आइसोहाइट है एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो कि इक्वल रेनफॉल ये फिर इक्वल प्रेसिपिटेशन वाले एरिया को ज्वाइन करते हैं, जैसे कॉन्टूर इक्वल RL वाले लाइंस को ज्वाइन करके बनाया जाता है, वैसे आइसोहाइट है। हाइड्रोग्राफ तो बिल्कुल ही अलग से कहानी है, वो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का है। और दूसरा जो दिया है मास कर्व, मास कर्व भी नहीं है दोस्त। मास कर्व क्या है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल दिखाता है आपको, क्यूमुलेटिव। यहाँ पे दिखा हुआ है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या, पर आवर में कितना, ठीक है, mm पर आवर, उसके साथ पर आवर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगेन ये हाइड्रोलॉजी का भी बोल सकते हो, इरिगेशन का भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं दोनों में ये पढ़ाता हूँ। लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर, लाइसीमीटर आप पता है आपको क्या मेजर करते हैं, इवापोर ट्रांसपिरेशन मेजर करने के लिए लाइसीमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू, आपको समझ में आ रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर इज द फोर्स ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। मानो कि किसी को ना पता भी नहीं है उतना, मानो पता नहीं है कि क्या सब है ये सब। मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो फंडा, जिस कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना दिमाग में, वैसे आ भी आता है। देखो रेनॉल्ड्स नंबर का एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हो, रो VD/म्यू, या फिर आप लिख सकते हो कि सर सिंपली VD/न्यू। तो जहां पे देखना कि ये रो वाला टर्म है ना,
याद कर लेना, समझ लेना कि ये एक इनर्शिया फोर्स का मामला है, कोई मास टाइप का कोई चीज है। जहां पे म्यू है नीचे, इसका मतलब क्या है सर, कोई विस्कस फोर्स वाला कोई हिसाब किताब है यहाँ पे, विस्कोसिटी तो तभी आया होगा ना। तो ये एक मतलब एक कॉमन सा सेंस है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कॉमन सेंस। तो ये है विस्कस फोर्स, ठीक है, फाइन। उसके बाद दिया हुआ है क्या, क्विक सैंड इज अ, सॉइल का क्वेश्चन है। पहले तो दो बकवास कंडीशन दिया हुआ है। इट इज कंडीशन इन विच अ कोहेशनलेस सॉइल, सही है, कोहेशनलेस सॉइल में होता है, मतलब सैंडी सॉइल में, लूजेस ऑल इट्स स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। हाँ जी, मतलब बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर एग्जैक्टली नहीं है, मतलब है कि हाँ काइंड ऑफ सही है। अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर जब हो जाता है तो क्या हो जाता है सर, दिखा दो चलिए। तो सर ये ऐसा हो जाता है कि मानो ऐसा है, यहां से सीपेज हो रहा है वाटर की, सीपेज हो रहा है, ऐसे पाइपिंग हो रही। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसका जो खुद का स्ट्रेंथ होगा, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा एक्चुअली, वो अगर उससे ज्यादा, ये जो अपवर्ड सीपेज फोर्स है, ये अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस सॉइल पार्टिकल को हटा देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉइल पार्टिकल अपना सारा स्ट्रेंथ गवा दिया, तो उसका लिक्विफैक्शन हो जाएगा। अगर कोई भी सॉइल अपना शेयर स्ट्रेंथ उसको आए जो बहुत कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है ना। पता है आपको शेयर स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि आप उसको शेयर अप्लाई कर रहे हो, वो हिल नहीं रहा है, वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसको बोलते शेयर स्ट्रेंथ। तो लिक्विड को तो ऐसा बात नहीं, वो अपने से हिल जाता है दोस्त। तो इसलिए क्या होता है कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए उसका नाम है लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं, कभी कभी क्विक सैंड भी बोलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन अ पाइप फ्लो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये मेरे ख्याल से मास ही है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत दिनों से फ्लूइड नहीं पढ़ाया हूं, बट फिर भी चलो, मेरे ख्याल से मास ही है जितना मुझे याद आ रहा है। क्योंकि यहां देखो मास, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन का आप क्या लिखते हो नॉर्मली, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब जो फ्लो है वो कांस्टेंट। तो आपको लगेगा कि सर फ्लो होगा, लेकिन फ्लो का कोई कहानी नहीं लिखा हुआ है। और जो सबसे ज्यादा चांस लोगों का समझने में होता है कि सर ये एनर्जी या फिर मोमेंटम का है। और द पॉइंट इज दैट, मेरे ख्याल से मास कंजर्वेशन का देखो, एक हम कंटिन्यूअम नापते हैं ना, कंटिन्यूअम, जिसके अंदर जितना मास जाएगा उतना ही मास बाहर आ जाएगा। तो मतलब मास थ्रू आउट द थिंग इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि मास फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट है। तो सर अगर मैं बोलूं पाइप के थ्रू जो जा रहा है मास फ्लो रेट m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, दिस इज द मास कंजर्वेशन। अगर अब मैं बोलूं कि मास m1 इज इक्वल टू m2, मतलब जितना फ्लो, जितना मास ऑफ वाटर अंदर जा रहा है उतना ही मास ऑफ वाटर पाइप से बाहर भी आ रहा है। तो इसको अगर मैं t से डिवाइड कर दूं दोनों साइड टाइम से, तो ये बन जाता है मास फ्लो रेट, ये भी बन जाता है मास फ्लो रेट। अच्छा सर, मास को आप क्या लिखते हो नॉर्मली, आप मुझे ये बताओ। मास को आप लिख सकते हो क्या सर, आपकी वॉल्यूम, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो सर इसको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप ऐसे लिख सकते हो सर L अपॉन टी। इसको भी आप सर ऐसे लिख सकते हो यहां पे रो इंटू ए इंटू, ये मानो L1 है, ये L2 है फॉर एग्जाम्पल, बाई टी, है ना। तो ये रो 1 ये रो 2, मानो ये दोनों बराबर ही है क्योंकि दोनों ही मानो वाटर ही है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा सर, A1 इंटू L1 बाई टी, तो ये हो जाएगा A1 V1, ये क्या हो जाएगा A2 V2। तो ये आपका बन गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जो भी फ्लो आ रहा है वो जा रहा है आपका सेम, ठीक है। तो ये आप मास कंजर्वेशन से निकाल सकते हो, फाइन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, द एक्सपेंशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट इज कॉज्ड बाय, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, वॉइड्स, आयरन ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, फ्री लाइन। लाइन के वजह से मेनली अनसाउंडनेस या फिर जो एक्सपेंशन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज योर फ्री लाइन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा वीडियो को। तो यहाँ पे है क्या सर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ ओडर पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेस। तो ये ऑब्वियस प्रॉब्लम है सर ट्रिकलिंग फिल्टर का, क्योंकि एएसपी में जो प्रॉब्लम आता है वो कुछ अलग ही है। वो सर होता है क्या, राइजिंग ऑफ ब्लैंकेट राइजिंग होता है एक प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम होता है क्या, स्लज, स्लज का एक प्रॉब्लम होता है, स्लज का जो राइजिंग होता है, ठीक है, बल्किंग ऑफ स्लज जो एक होता है सर, वो एक चीज होता है, और सर होता है ब्लैंकेट राइजिंग। तो ये दोनों चीजें होता है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। और स्टेबलाइजेशन पॉड में इतना कुछ ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि नेचुरल वाटर द हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये आएगा सर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों चीजें आएगा। ठीक है, आप जानते ही हो मल्टी वैलेंट कैटायंस की वजह से आता है, और मेनली जो प्रिडोमिनेटली वाटर में ड्रिंकिंग वाटर में मेनली या फिर नेचुरल वाटर जो भी आप बोलो, इसमें जो मेन कैटायंस प्रेजेंट है मल्टी वैलेंट, वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, Ca2+ एंड Mg2+। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है सर फाइंड द RL ऑफ द स्टेशन R फ्रॉम द फील्ड बुक एज शोन। तो चलिए दोस्त लग जाते हैं काम पे। तो जैसे कि आप क्वेश्चन पे देख पा रहे हो सर कि स्टाफ स्टेशन, 3 स्टाफ स्टेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि सर PQR, इसका बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, सब चीजें दिया हुआ है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड दिया हुआ है, और सर RL भी दी हुई है। ठीक है, तो P का RL आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि सर P आपका बेंचमार्क है, जिस पॉइंट का RL हमको पता रहता है उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, बेंचमार्क बोलते हो, राइट। तो अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे सर 1.655 दिया हुआ, ये दोनों कुछ नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट रीडिंग है फर्स्ट स्टेशन पे, तो सिर्फ बैक साइड ही लेते हो आप। उसके बाद जो अनोखा बात है क्या है सर, वो माइनस है, -0.950 मीटर। सबसे अजीब बात तो ये है दोस्त कि यही प्रॉब्लम में एग्जैक्टली 2 दिन पहले ग्रेडअप की जो मैं क्लासेस लेता हूँ, आप लोग जानते हो, ग्रेडअप के सारे बैच में भी ये करवा चुका हूँ, और सिर्फ 2 दिन पहले यही प्रॉब्लम मैं यूट्यूब के एक वीडियो में भी ले चुका हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। जस्ट एग्जाम के 2 दिन पहले यही करवा चुका हूँ। कुछ प्रॉब्लम एनवायरमेंट, तो सारे प्रॉब्लम एग्जैक्टली डेटा सेम वही प्रॉब्लम आ चुका है ये प्रॉब्लम का। चलो अच्छी बात हो गया। -0.950 ये आपका पता नहीं इंटरमीडिएट साइड क्या है, और ये आपको मिला है अगेन -1.500। तो ये माइनस का क्या मतलब है एक्चुअली, ठीक है, ये माइनस का क्या मतलब है, ये इसका कुछ नहीं है, इधर यहां भी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूं तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो मैं डैश मारूंगा ना तो माइनस समझ लेंगे कोई, इसलिए। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है आपका 0.750 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि भाई फाइंड द RL ऑफ द स्टेशन R, तो इस पॉइंट का RL आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये माइनस का मतलब क्या है, सिर्फ इसमें बस यही मतलब खासियत है प्रॉब्लम का, बाकी तो सिर्फ प्लेन लेवलिंग है, आपको पता ही है। तो इसका खासियत यह है कि सर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है, मतलब स्टाफ को उल्टा पकड़ा गया है और उल्टा रीडिंग लिया गया, बस इतना ही। तो मानो कि पहले हम P पे गए, ठीक है, देख पा रहे हो शायद आप, हाँ, पहले मानो आप P पे गए हो, ऐसे आपने स्टाफ को रखे हो, तो सर यहां पे 100 मीटर का RL है इसका, ठीक है, यह है पॉइंट P, जो नोन पॉइंट होता है, जो नोन RL का पॉइंट, हमेशा आप बैक साइड उसी पॉइंट के ऊपर स्टाफ रख के लेते हो, आपको पता है ये चीज, फाइन। तो ये है इस पोजीशन पे, ये मानो पोजीशन 1 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, इस पोजीशन पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना बन गया सर, ये जो हाइट है ये सर आपको बताया गया है क्वेश्चन पे 1.655। तो ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये आपको पता चल गया 100 इसका RL होगा कहीं ना कहीं से, MSL से होगा, मानो MSL से ये पॉइंट तक की दूरी, P पॉइंट तक की दूरी 100 मीटर, उसके ऊपर 1.655 चलेगा। तो नया जो लेवल है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का वो आपको मिल गया 101.655, 100 प्लस दिस, बढ़िया बात। उसके बाद आप देखो Q पे दोनों रीडिंग है, एक बैक साइड एक फोर साइड, ये कैसे हो सकता है सर, क्योंकि बैक साइड होता है कि कोई भी रीडिंग में, कोई भी जगह पे आप जो पहला रीडिंग लेते हो वो होता है बैक साइड, कोई भी नए स्टेशन पे, और कोई भी रीडिंग, कोई भी स्टेशन से जो लास्ट रीडिंग लेते हो वो होता है फोर साइड। तो सर इस पॉइंट पे दोनों रीडिंग कैसे आ गया, रीजन यही है कि ये वाला जो रीडिंग है वो स्टेशन 1 से लिया गया, स्टेशन 1 के रेस्पेक्ट में ये रीडिंग लास्ट रीडिंग है, और ये जो रीडिंग है -0.950 ये स्टेशन कोई दूसरा होगा, दूसरा कोई पोजीशन होगा, स्टेशन 2 होगा, उसके रेस्पेक्ट में ये रीडिंग पहला रीडिंग है, लेकिन दोनों ही Q के रेस्पेक्ट में। मतलब सर चलिए देख लेते हैं, ये मानिए Q पॉइंट है, आप इन्वर्टेड रीडिंग नॉर्मली उसी पॉइंट का लेते हो ना जो कि आपके औकात से बाहर है, मतलब काफी ऊंचा है, राइट। तो ये है सर मानिए पॉइंट Q, यहां पे आपने उल्टा पकड़ा सर इसको, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात सर, आपने उल्टा पकड़ लिया, और उल्टा पकड़ के आपका जो वैल्यू आया सर वो आया कुछ ऐसा, वो आया सर -1.500 मीटर, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट का RL पता चल गया सर। माइनस का मतलब सिर्फ यही है कि 0 यहां से शुरू हो रहा है, 0 1 2 जो भी है ऐसे ऐसे चालू हो रहा है, ठीक है, यहां पे आ रहा है 1.5, इस केस में यहां से 0 स्टार्ट हो रहा था, 0 1.655, क्लियर हुआ। चलो तो ये आपका मिल गया, मानो थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, नहीं तो ये काफी बड़ा लग रहा है,
ठीक है, ये मानो है आपका 1.5। ठीक है, ये आप क्यू पे पहुंच गए। अभी आप क्यू पे ये बंदा स्टाफ लेके खड़ा ही है। ठीक है, ये आपने ले लिया 4 साइड, मतलब इसके बाद अब स्टेशन 1 से अब कोई और रीडिंग नहीं, आप चले जाओगे नया कोई स्टेशन पे। तो आप नए एक स्टेशन पे चले गए, वहां पे जाके आपका जो पहला रीडिंग लिए आप क्यू पॉइंट पे स्टाफ को रख के आपने पहला रीडिंग जो लिया, जो कि बैक साइड है, जो कि है पॉइंट -0.95। तो ये जो चीज है सर, ये है आपका 0.950, ऊपर से 0.950 इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में लास्ट रीडिंग लिया आपने 0.75, ये पॉजिटिव रीडिंग है, तो ये नॉर्मल रीडिंग है 0.750 मीटर। तो आपको बताना इस पॉइंट का आर, ये था आपका पी। समझ में आया? तो अगर आप पूरा डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे तो देखोगे कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा एकदम प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। देखो ये 100 मीटर था इसका पॉइंट का आर, आप 1.655 मीटर ऊपर गए, तो ये जो लेवल है इसका लेवल कितना हो गया 101.655। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर आप 1.5 चले गए तो आप कहां पहुंच गए क्यू पे। तो क्यू का आरएल कितना बन गया सर 101.655 प्लस 1.500, जो भी होगा देखो 103.155, इस लेवल पे आ गया 103.155। ठीक है, सही किया ना मैंने, देख लो एक बार। हाँ, अब आपको आपका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो चेंज हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नया पोजीशन पे स्टेशन 2 पे चेंज हो गया, आपने रख दिया। तो इस पॉइंट का ये जो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका हाइट कितना होगा, नया जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसका कितना होगा। यहां पे आप पहुंच गए थे, इसका आरएल था 103.155। आप नीचे आ रहे हो, कितना नीचे आए सर 0.950 नीचे आ गए। आ जाओ नीचे 0.950, तो सर 0.950 नीचे आ गए आप, 155 था। तो ये आपका वैल्यू देखो कितना आ जा रहा है सर, ये आ जा रहा है 10, चेक कर लो एक बार थोड़ा कितना आ रहा है। तो ये सर आपका 102.205। तो ये आपका ये लेवल आ गया। उससे फिर वापस 0.750 नीचे आ जाओ तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इस लेवल का आरएल कितना हो जाएगा 102.205 माइनस 0.750, तो जो भी हो जाएगा 101.455 हो जाएगा। सर चेक कर लेना एक बार, 250, 205, 455, हाँ सही है 101.45। तो ऑप्शन जो है सर सी करेक्ट है। मजे की बात तो यही है कि यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली 2 दिन पहले शायद करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सॉइल से है, सॉइल से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि सर फाइंड द इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी फॉर फ्लो इन परपेंडिकुलर टू थ्री लेयर्स ऑफ सॉइल प्लेस्ड वन बाय वन हैविंग डेप्थ दिस। तो आप जानते हो कि जो परपेंडिकुलर अगर फ्लो है, मतलब बेडिंग प्लेन के अगर परपेंडिकुलर फ्लो है, मतलब इस तरीके से अगर फ्लो है सर, 3 लेयर है, तीनों का थिकनेस वगैरह दिया हुआ है Z1, Z2, Z3, और से तीनों का परमिएबिलिटी भी दी हुई है। तो अगर ऐसे जा रहा है फ्लो, अगर ऐसे जा रहा है फ्लो, तो इस केस में सर आपका जो के इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी होगा, ये पूछा है आपसे सर, कोरेस्पॉन्डिंग परमिएबिलिटी यही वाला। तो ये आप जानते हो क्या होता है सर, समेशन ZI बाई समेशन ZI बाई KI, ये चीज होता है। मतलब सर इसका अगर तुम देखोगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन ए है, तो अच्छी बात है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपसे कि सर 1 आवर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, अच्छी बात। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आवर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन ईच ऑफ द 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, चलिए। आप जानते हो सर कि कोई भी एक 1 आवर रेनफॉल का अगर रिटर्न पीरियड है 50 साल, अगर रिटर्न पीरियड है 50 साल, तो इसका मतलब ये है कि सर उसका जो ऑकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो है कितना, एक कोई भी एक पर्टिकुलर साल में वो उसके ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी है 1/50, यानी कि सर 0.02। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर मोर इन ईच ऑफ द 2 सक्सेसिव ईयर्स, मतलब 2 साल में लगातार हो रहा है। मतलब सर इट इज जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मानो है ना, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाता है PA इंटू PB। कारण मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है सर कि एक साल में बारिश होगा, इसके ऊपर दूसरा जो इवेंट है कि दूसरे साल में बारिश होगा कि नहीं होगा, दोनों बिल्कुल कोई डिपेंडेंसी नहीं है दोनों में। तो क्या हो जाएगा सर इसमें, सिंपली इट्स 0.02 इंटू 0.02, इट्स गोइंग टू बी 0.0004।
देख लेना, ऑप्शन नंबर डी है शायद। लेकिन क्वेश्चन में समझ पाए हो कि बोला कि 2 साल में लगातार होने वाला है, मतलब क्या, एंड वाला प्रोबेबिलिटी आप पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। प्रोबेबिलिटी में दो केस है, एक होता है और, इसमें हम लिखते हैं ए यूनियन बी। ए भी हो सकता है, मतलब अगर आप ऐसे बोलते तो सर इस साल में हो सकता है या फिर उस साल में हो सकता है, तो फिर ये आंसर हो जाता है आपका 0.02 प्लस 0.02 या फिर ऐसे कुछ जो भी आंसर है उससे आपको हो जाता। बट इन दिस केस आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आवर रेनफॉल इन ईच ऑफ द 2 सक्सेसिव ईयर। जो सामने के दो जो साल है, मानो भी 2020 है, 21-22 दोनों में ही एग्जैक्टली वही चीज होगा, दोनों में ही होना है, मतलब दिस एंड दिस, ठीक है, तो इसलिए दिस केस फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन दिस देयर द एक्शन ऑफ नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन इन अ पाइल। ऑब्वियस बात है, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन है, तो जिसको मतलब कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन, वो भी बता देगा कि इट रिड्यूसेस द अलाउएबल लोड ऑन द पाइल। जिसको पता है थोड़ा बहुत उनको पता ही है कि सर नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन क्यों होता है। जब एक हार्ड सॉइल के ऊपर क्या हो जाता है सर, एक सॉफ्ट सॉइल का लेयर आ जाता है, सॉफ्ट या कोहेसिव सॉइल का लेयर आ जाता है, और आप बोल सकते हो लूज, तो फिर क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन जनरेट होता है, जिसके वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है, और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम फ्रिक्शन को मानते हैं अपवर्ड, जो स्किन फ्रिक्शन है वो, तो इस केस में वो डाउनवर्ड हो जाता है, और जो पाइल का जो पूरा फ्रिक्शन कैपेसिटी है उसको घटा देता है, स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी को उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल देता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको स्टील से, मतलब प्लास्टिक एनालिसिस से बेसिकली, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, इट इज समथिंग लाइक दिस, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है सर, ये है आपका L/2, ये है आपका L/2, आपको दिया हुआ है सर प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L, ये वो दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम कोलैप्स लोड P, द बीम हैविंग प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी MP। तो कोलैप्स लोड पूछा है आपसे, आपको पता है कि बीम है तो बीम मैकेनिज्म होने वाला है। यहाँ पे मैकेनिज्म कंडीशन क्या होगा सर, सपोर्ट है तो सपोर्ट में एक हिंज फॉर्मेशन होगा, लोड है तो सर लोड के अंदर तो बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होगा ना, किसके अबाउट में डिफ्लेक्ट होगा सर, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, राइट। ये मानो डेल्टा है, ये है कोलैप्स लोड P, तो यहाँ पे हिंज फॉर्मेशन होगा सर, तो दो हिंज, यहाँ पे हिंज फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा सपोर्ट है बेटा, सिंपल सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितना आपका मोमेंट कैपेसिटी हो रहा है दोस्त, MP हो रहा है, यहाँ पे MP, यहाँ पे MP हो रहा है सर, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है आपका, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो आप जानते हो क्या होता है, कैसे आप मोमेंट प्लास्टिक का जो कोलैप्स लोड है वो निकालते हो। इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ये चीज करते हो, राइट। इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा सर इन दिस केस, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो इंटरनल वर्क डन सर क्या हो जाएगा सर, MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, दोनों दोनों होगा। चलो अच्छी बात है, ये है आपका इंटरनल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन क्या है सर, एक्सटर्नल वर्क डन है सिंपली P इंटू डेल्टा। तो ये जो दोनों चीजें हैं सर, ये दोनों हैं एक दूसरे के बराबर। अब डेल्टा क्या है सर, आप फिगर से देख पा रहे हो सर कि ये जो फिगर है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल से आपको दिख रहा है कि सर tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस मतलब है थीटा छोटा है तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर, सो डेल्टा बाई L/2 यू कैन से। सो यहां से आपको डेल्टा मिल जाता है जो कि L/2 इंटू थीटा, तो ये इस पे पुट कर दो जस्ट, आपको और कुछ नहीं करना है। तो इस साइड में आपको इंटरनल वर्क डन जहां पे, वहां पे आपको मिल जाता है कि सर 3MP थीटा दैट इज इक्वल टू सर P इंटू L/2 इंटू थीटा। तो यहां से आपको P मिल जाता है 6MP/L। अगर आप ये आंसर पहले से रट लिए हो तो अच्छी बात है, बट ठीक है, अगर मानो कि आपको याद नहीं आ रहा एग्जाम में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6MP/L। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अगेन हाईवे इंजीनियरिंग से दिया हुआ है, मार्शल टेस्टिंग, ये भी क्वेश्चन करवाया, सारे क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है दोस्त ग्रेड अप में। मतलब जो लोग मेरे क्लास कर चुके वो लोग तो डेफिनेट केयरफुली कर चुके, उन लोगों का तो मतलब आज भगवान ने सब कुछ दे दिया यार, समझ रहे हो, छप्पड़ मार के दे दिया उन लोगों ने। तो सब
सारे क्वेश्चन कॉमन है, एवरी क्वेश्चन इज कॉमन। ये क्वेश्चन, इन मार्शल टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनस मिक्स एज बिटुमेन कंटेंट इंक्रीजेस द फ्लो वैल्यू, कर्व बना चुका हूं। आप जो नोट्स बना चुके हो मेरे क्लास के नोट्स, वो जरूर देख लेना। तो आप देख चुके हो। फ्लो वैल्यू का मतलब है क्या सर? डिफ्लेक्शन, बेसिकली डिफ्लेक्शन, लोड के अंदर जो डिफ्लेक्शन है। तो बिटुमेन कंटेंट को जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ना, परसेंट बिटुमेन को, तो जो फ्लो वैल्यू है सर, ये क्या हो जाता है? ये भी बढ़ते ही रहता है, ये भी सर बढ़ते ही रहता है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ता है, ये कोई ऐसे नहीं होता। क्योंकि सर आप बिटुमेन जितना बढ़ा देते हो ना, तो क्या वो और वो दबेगा, जितना बिटुमेन उस पर अप्लाई करोगे और वो दबेगा, तो उसका डिफ्लेक्शन और ज्यादा वो ले पाएगा, और ज्यादा डिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा, जितना आप बिटुमेन कंटेंट बढ़ाओगे। आप सुनो, बिटुमेन क्या एक सॉफ्ट ऐसे मटेरियल है जिसमें आप जितना आप उसको बढ़ाओगे वो दबता चला जाएगा, वो जो मटेरियल वो मिक्स बनाया है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। सो द आंसर इज व्हाट? इंक्रीजेस मोनोटोनिकली, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। और सिर्फ एक दो क्वेश्चन शायद करवा के मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें अभी अगले सेशन में हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी इतने सारे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगले सेशन, अगला एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा दोस्त, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पाइल ऑफ डायमीटर 500 mm इन क्लेई सॉइल इज। तो ये आप जानते हो सर कि ये नॉर्मली होता है 3.3 इंटू डी, 3 इंटू डी होता है। तो ये 500 mm है, तो 3 इंटू डी मतलब है 1.5 मीटर, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैम्बर इन हाईवेज इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। आप जानते हो कैम्बर क्या होता है? कैम्बर एक ट्रांसवर्स स्लोप होता है, ठीक है? ऐसे प्रोवाइड किया जाता है जो हाईवे का, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश जो है इधर उधर चला जाता है, और यहाँ पे ड्रेन फिट किया हुआ है, तो ड्रेन के सहारे निकल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है सर? कैम्बर इन हाईवेज इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ ड्रेनेज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको पता ही है सर, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है द पॉइंट ऑन, ये जनरल नॉलेज टाइप ऑफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट। इसको मतलब कुछ पता भी नहीं है, कोई अर्थ को एक इंजीनियरिंग वगैरह कुछ नहीं पढ़ा, वो भी कर लेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा न्यूज वगैरह देखता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड एपिसेंटर। सबको पता है ये चीज, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर? कंसीडर द डिफरेंट यूनिट प्रोसेसेस, देख पा रहे हो आप, ठीक है? रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन। देखो यहाँ पे कोएगुलेशन नाम दे दिया इन्होंने, नाम दे दिया इसको रैपिड मिक्सिंग, पर क्या होता है आप जानते हो? एक बड़ा सा क्लैरी फ्लोक्यूलेटर रहता है जिसमें दो चीज होता है, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन। जहां पे कोएगुलेशन होता है वहां पे मिक्सिंग बहुत जबरदस्त होता है, रैपिड मिक्सिंग होता है। उसके बाद स्लो मिक्सिंग होता है जहां पे फ्लोक्यूलेशन होता है। कोएगुलेशन का काम क्या है? कोएगुलेंट डाल देना, उसके बाद रैपिड मिक्सिंग करना। रैपिड मिक्सिंग से क्या होता है सर? रैपिड मिक्सिंग से जो मतलब आपका कॉन्टैक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और जो डेंस फ्लॉक बनता है, डेंस फ्लॉक। और उसके बाद जब स्लो मिक्सिंग होता है तो क्या होता है? जो बड़ा भी बनता है। तो दोनों चीज चाहिए सेटल होने के लिए, एक तो वो बड़ा होना चाहिए फ्लॉक को, और दूसरी बात वो है कि वो डेंस भी होना चाहिए। तो डेंस बनाने का काम पहले जो स्टेप है कोएगुलेशन के जस्ट बाद ही कर देते हैं, कोएगुलेंट को अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो ये रैपिड, इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, सारे लोगों को पता भी है, चॉकलेट थ्योरी एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर CFSF, जो मेरे स्टूडेंट्स है डेफिनेटली जो देख रहे हैं उनको पता ही है ये चीजें, ग्रेड अप के जो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं। कंसीडर द डिफरेंट यूनिट प्रोसेसेस यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली बात तो देखिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ये तो सब आंसर में है ही, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद क्या है? कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, CFSF। मैं आपको बताया था, कोएगुलेशन का जस्ट नाम नहीं यहाँ पे दे दिया, रैपिड मिक्सिंग। तो रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन, ओके, उसके बाद सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो RM, उसके बाद F, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। उसके बाद लास्ट स्टेप है क्लोरिनेशन या फिर डिसइंफेक्शन, जो आप जानते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज A, एब्सोल्युटली फाइन। कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, CFSF, बहुत बार ये चीज मैं बता चुका हूं, आई थिंक यू नो दिस थिंग्स, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट अमंग NO, SO2, शूट एंड O3। तो यहाँ पे जो पता है आपको O3, क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्यों है? क्योंकि ये O3 डायरेक्ट फॉर्म में नहीं निकलता है किसी सोर्स से डायरेक्टली। तो वो क्या होता है सर? नॉर्मली जो NO2 होता है ना, NO2, वो NO2 जाके टूट जाता है किसी लाइट के वजह से या फिर लाइटनिंग के वजह से, तो वो टूट के बना देता है NO+O। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दोस्त, बड़े बदमाश है, तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके बना देता है O3। तो यही है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। देखो, ओजोन एक ऐसा गैस है जो जब हमसे दूर रहता है तो हमारी रक्षा करता है,
जब स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, और जब हमारे पास रहता है ट्रोपोस्फीयर में रहता है तो हमारा कट लेता है। ठीक है, तो ये एक चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड हैविंग फाइननेस मॉडुलस ऑफ 3 इज रिगार्डेड एज कोर्स। कोर्स होगा दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि फाइननेस मॉडुलस के ऊपर बेस करके 3 क्लासिफिकेशन है। 2.2 टू 2.6 को बोलते हैं हम फाइन सैंड। हाँ, फाइननेस मॉड्यूलस जितना कम, फाइननेस उतना ज्यादा। ठीक है, मतलब अगर 2.2 टू 2.6 है तो ये है फाइन सैंड, 2.6 टू 2.9 को हम बोलते हैं मीडियम, 2.9 टू 3.2 को बोलते हैं कोर्स। तो ये 2.9 टू 3.2 के बीच में आ रहा है, तो ये है आपका कोर्स सैंड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ आपको, क्रिटिकल पाथ इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज, आपको पता है जीरो स्लैक। जीरो स्लैक होता है, स्लैक मतलब डिले, क्रिटिकल पाथ मतलब कि एक ऐसे पाथ है जिसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। दैट इज द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ, जिसमें आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर कॉजेस। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर बहुत सारी चीज कॉज करता है, बैड ऑर्डर कॉज करता है मेनली, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बैड ऑर्डर है ही नहीं, तो ऑप्शन जो है उसका मेन कारण है क्या, एसिडिटी। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड जब पानी में घुलता है तो बना देता है हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरस फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जब ये बना देता है तो एसिडिटी बढ़ जाएगा पानी के, राइट। तो ये चीज है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल नॉर्मली फाउंड इन द नेचुरल वाटर आर, नॉन टॉक्सिक बोला है तो आर्सेनिक, ये तो सब टॉक्सिक है। कैल्शियम सोडियम, कैल्शियम सोडियम ठीक ठाक था, लेकिन ये सिल्वर आ गया ना, इन्होंने काट दिया बेटा। अच्छा, कैडमियम क्रोमियम कॉपर, ये भी नहीं है दोस्त। आयरन मैंगनीज मैग्नीशियम, हाँ ये है बिल्कुल सही ऑप्शन, आयरन मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। फाइन। चलो दोस्त, व्हेन अ व्हीकल ट्रेसेस अ हॉरिजॉन्टल कर्व इट इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको पता है क्या है, किस तरह दोस्त, आउटवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व है। वर्टिकल कर्व होता तो अपवर्ड होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या द टू सिंपली सपोर्टेड बीम्स ए एंड बी आर अंडर द सेम यूडीएल लोडिंग, द स्पैन ऑफ ए इज डबल द स्पैन ऑफ बी, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो चलिए देखते हैं। तो सर सिंपली सपोर्टेड बीम है सर, दोनों ही है। ठीक है, तो आपको पता है सर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर यूडीएल सब्जेक्टेड है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वगैरह होता है वो कितना होता है आपको पता है। ये सर होता है क्या, 5/384 WL⁴/4/EI। तो आपको एक चीज समझ में आ गया सर कि यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये L⁴ के साथ प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों अगर सेम यूडीएल लोडिंग में है तो बेसिकली ये मानो डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा बी अगर करोगे तो इट्स सिंपली LA/LB⁴। बाकी तो कोई भी चीज चेंज होगा ही नहीं, है ना। तो जो LA है दोस्त, लिखा हुआ है स्पैन ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ बी, सो इट्स 2LB/B दैट इज ⁴। तो दैट इज गोइंग टू बी 16। तो सिंपली द पॉइंट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा बी। तो देखो एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी, डिफ्लेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 16 इंटू डिफ्लेक्शन ऑफ बी। तो वही होने वाला है आंसर। तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्वेचर करेक्शन टू अ स्टाफ रीडिंग इन डिफरेंशियल लेवलिंग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होगा। ये भी आपको पता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं कुछ ही दिन पहले जस्ट। तो मानो कि ये है आपका जो रीडिंग्स वगैरह है, कर्वेचर करेक्शन होता है ये, ठीक है। आपका जो हॉरिजॉन्टल साइट, लाइन ऑफ साइट जो है, ये अगर अर्थ कर्व नहीं होता तो आपका लाइन ऑफ साइट ऐसा जाता ना, लेकिन अर्थ कर्व होने के कारण आपका लाइन ऑफ साइट कैसे जा रहा, मतलब कैसा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कोई भी रीडिंग एरर फ्री होता है जब आपका लाइन ऑफ साइट और जो रीडिंग जिस स्केल पे है वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपका लाइन ऑफ साइट अगर ऐसे जाता, इसको बोलते हैं लेवल लाइन, इसके अनुसार अगर जाता और स्ट्राइक करता है स्टाफ को, तो ये करेक्ट रीडिंग होता। तो ये है आपका ट्रू वैल्यू, और आप जो मेजर कर रहे हो वो है यहाँ, ये आपका मेजर्ड वैल्यू। तो ये है कर्वेचर करेक्शन। करेक्शन हमेशा होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आप देख पा रहे हो ट्रू वैल्यू इतना है, मेजर्ड वैल्यू इतना है, तो ये ऑब्वियस बात है नेगेटिव है, हमेशा सब्ट्रैक्टिव होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो जाए कोई भी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं कवर कर ले रहा हूं, थोड़ा ही टाइम है मेरे पास। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। बाकी सारी चीजें दिया हुआ है, देख पा रहे हो, फ्लो टेस्ट, VB, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, ये सभी दिया हुआ है। एयर परमिटिविटी जो टेस्ट है दोस्त, इसको ब्लेन्स एयर परमिटिविटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये नॉर्मली कोई भी चीज का जो क्या बोलते हैं इसको, जो ग्रेन साइज यानी कि जो सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसके टर्म पे
हमको बताते हैं कि इसकी फाइननेस कितनी है, उसकी जो फाइननेस कितनी है वो बताते हैं। स्पेसिफिक सर्फेस एरिया, अगर मानो कोई पार्टिकल बहुत फाइन है तो उसका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा। स्पेसिफिक सर्फेस एरिया मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट मास। मानो 100 ग्राम आप सैंड लिए, 100 ग्राम क्ले लिया, तो क्ले का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब 100 ग्राम का जो सरफेस एरिया होगा क्ले का, वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि क्ले में बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, छोटे छोटे पार्टिकल ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी इज दिस मच, द होल सर्कल बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज। तो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आपको मतलब है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आपको पता ही होगा क्या होगा सर। लैटिट्यूड मतलब क्या होगा सर, दिस क्वेश्चन में दिया हुआ है -75 मीटर, तो मतलब कोई ऐसा है, चलो अच्छी बात है। और इसका डिपार्चर जो है वो है 45.1 मीटर, 45.1 मीटर इस तरफ है इसका। ओके फाइन। तो जो लाइन है लगभग लोग समझ रहे हो तुम, ऐसे जा रहे हैं लाइन, ये है आपका लाइन। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द होल सर्कल बेरिंग ऑफ द लाइन, तो क्या मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये एंगल आपसे पूछा गया, होल सर्कल बेरिंग हमेशा ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, मतलब नॉर्थ के रेस्पेक्ट में जो है मेजर किया जाता है, ये आपको पता है। होल सर्कल बेरिंग ये एंगल है, तो आपको पता ही है कि ये एंगल जो है सर 90 डिग्री। तो किसी तरीके से अगर आप ये थीटा एंगल निकाल लोगे तो आपका झंझट खत्म। ये वैल्यू कितना है बताओ, 75, ये वैल्यू कितना है 45.1, थीटा निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी और क्या। तो थीटा सर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan थीटा है ना ये, tan थीटा, चलो मैं ऐसे लिखता हूं आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। tan थीटा, अगर इस ट्रायंगल को आप देखोगे ये वाला, ठीक है, ये जो ओ ई, इसका कुछ नाम दे दो ए, मानो ये वाला जो ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल बन रहा है इनफैक्ट। tan थीटा इससे अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका ई ए बाई से, इसका नाम है से ई, ठीक है सर, ओ ई। तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे 75, ये 45.1, तो थीटा का वैल्यू निकाल लो कितना। तो थीटा का वैल्यू जो आएगा लगभग लगभग इट्स कमिंग एज, देखना 59 डिग्री के आसपास कुछ आ रहा है शायद। तो अगर ये 59 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल होल सर्कल बेरिंग कितना हो गया सर, इट इज 90 डिग्री प्लस 59 डिग्री, सो इट इज 149 डिग्री। सो द क्लोजेस्ट आंसर यू विल गेट इज 150 डिग्री। तो ये हो जाएगा सर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको ड्रॉ करना था और कुछ नहीं था। आज का दोस्त लास्ट क्वेश्चन करूंगा इस बार, ठीक है, क्योंकि और टाइम नहीं है, अगले वीडियो में बना दूंगा आपको। व्हेन अ चेन ऑफ डेजिग्नेटेड लेंथ एल एंड एक्चुअल लेंथ एल डैश इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ लाइन, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन विल बी। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, व्हेन अ चेन ऑफ डेजिग्नेटेड लेंथ एल एंड एक्चुअल लेंथ एल डैश, तो ये सर्वे का क्वेश्चन है। तो मतलब आपसे पूछा गया कि सर डेजिग्नेटेड लेंथ अगर एल, डेजिग्नेटेड मतलब जब दुकान में जाकर बोलते हो, मानो हम बोले आप 30 मीटर का चेन दो, तो वो है डेजिग्नेटेड लेंथ जो आप मानते हो। तो आपने एक बार चेन को बिछाया और आपका मानो लेंथ आया 30 मीटर, आपने नोट किया, क्योंकि आपके पास तो चेन में तो मार्किंग नहीं होता है ना, तो आप लिखे एक चेन लेंथ मतलब 30 मीटर, तो आपने नोट कर लिया 30 मीटर। लेकिन एक्चुअली मानो उस चेन का लेंथ था 31 मीटर, तो एक्चुअली आपने 31 मीटर मेजर किया। 30 मीटर तो आप लिख रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वो 30 मीटर का चेन है, लेकिन वो है नहीं दोस्त एक्चुअली, है ना। तो मानो कि आपने जो नोट किया, जो नोटेड वैल्यू आपका है एल, और जो आपका एक्चुअल वैल्यू है वो है आपका एल डैश्ड। एल डैश्ड तो दिया हुआ था शायद, एक्चुअल लेंथ है एल डैश्ड, फाइन। तो यहां पे 1 अगर ये होता तो ये होता एल डैश्ड बाई एल। तो यहां पे जो भी आपका मेजर्ड वैल्यू आपने नोट किया है, मेजर्ड वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा सर, एल डैश्ड बाई एल इनटू मेजर्ड वैल्यू। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, एल डैश्ड बाई एल इनटू मेजर्ड वैल्यू। ठीक है दोस्त, चलो तो आज इतना है दोस्त, अगले दिन मैं बाकी प्रॉब्लम्स कर लूंगा कि मेरे बहुत सारे काम है दोस्त, अभी कल सुबह उठ के फिर क्लास भी लेना। चलो बाय।